अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जबीरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान की रियासत इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां इख्तियारात बटे हुए हैं, इदारे कमज़ोर हो चुके हैं और आइन की रूह सियासी मसलहतों के नीचे दफन हो रही है। 27वीं आइनी तरमीम महज एक कानूनी तरमीम नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के वजूद और यकजहती के लिए नागुज़ीर मरहला बन चुकी है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात तो ज़रूर मिले मगर इख्तियारात का ये बोझ आवाम तक नहीं पहुँचा। आइन के आर्टिकल 140A के बावजूद बल्दियाती हुकूमतों को या तो ख़त्म कर दिया गया या गैर मौसर रखा गया। नतीजा ये निकला कि आम आदमी के मसाइल वहीं के वहीं हैं, सिर्फ इख्तियारात के बोर्ड बदल गए हैं। 27वीं तरमीम इसी खला को पुर करने की कोशिश है ताकि अवामी नुमाइंदगी निचली सतह तक पहुंचे और मकामी हुकूमतें हकीकत में बाख्तियार बन सकें। इसी तरह अदलिया के बोझ तले दबी रियासत में आइनी अदालत का कयाम एक इनकलाबी कदम हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और इंतजामी मुकदमात का दबाव कम होगा तो यकीनन इंसाफ की रफ्तार बढ़ेगी। पाकिस्तान को एक और संगीन खतरा आबादी के बेकाबू इजाफे से है। 2.55% सालाना शरह इजाफा के साथ अगर कोई जामे विफाकी पॉलिसी ना बनी तो 2040 तक आबादी 34 करोड़ तक पहुंचेगी। वसाइल वही रहेंगे मगर बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह तालीम का हाल और भी अफसोसनाक है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को तालीम का इख्तियार मिला मगर आज भी 1.9 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बलूचिस्तान में 36%, सिंध में 23%, पंजाब में 33% बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये सिर्फ गवर्नेंस की नाकामी नहीं, ये कौमी मुस्तकबिल की बर्बादी है। दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में से 42 में तालीम, आबादी, दिफा और अदलिया के कलीदी इख्तियारात वफाक के पास है मगर पाकिस्तान में इन सब को बांट दिया गया और नतीजा ये निकला कि कौमी शनाख्त और बयानिया टुकड़ों में बंट गया। एक सूबा अलग निसाब पढ़ाता है, दूसरा अलग संप में चलता है। एक मुल्क 4 पॉलिसीज। 27वीं तरमीम इसी तकसीम को ख़त्म करने की एक कोशिश है। ये वो लम्हा है जहां फैसला महज सियासत का नहीं बका का है। अगर हमने आज विफाकी ढांचे को दोबारा मुतवाज़िन ना किया तो आने वाली नस्लों के लिए हम एक बिखरा हुआ कमज़ोर पाकिस्तान छोड़ेंगे। आज इसी पूरी सूरत हाल को समझने और जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी। खबर यह है कि बानी PTI ने साबिका क़यादत का जो फार्मूला है उसे मुस्तरद करके वाज़े मैसेज दिया है कि आप फैसले वही करेंगे जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। ये ऐलान सिर्फ सियासी सबबंदी नहीं बल्कि पार्टी के अंदर एक और नई लकीर है। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उस मोड़ पर है जहां वफादारियां इम्तिहान में हैं और इक़्तिदार का रास्ता कुर्बानियों से गुजरता है, बयानियों से नहीं। आज के डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, असदुल्ला खान साहब मौजूद होंगे हमारे साथ और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सजाद मीर साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। 27वीं तरमीम की हम बात करते हैं। सर, 27वीं आइनी तरमीम कितनी नागुज़ीर है, कितनी आसानियाँ ये पैदा करेगी या मज़ीद उलझनें क्रिएट करेगी? देखें, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम तो आनी है। उसके कंटेंट क्या होने हैं ये अभी बहस हो रही है कि उससे फलां बात भी होगी, फलां बात भी होगी, फलां बात भी होगी। और हुकूमतें अमूमन करती हैं कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनके साथ कुछ अपनी मतलब की चीज़ें भी डाल देती हैं जिस पर इतराज़ होता है, इख्तलाफ होता है और आखिर में बात जो होती है कंसेंसस के तहत तय हो जाती है। और पाकिस्तान का पैटर्न ये है, आप हाइब्रिड डेमोक्रेसी तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े खुलेआम। आखिर में बात ये होती है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो अपने आप को आज़ाद कहते हैं, सब मिलकर कुछ ना कुछ बात बन जाती है। ये तो एक असूली सी बात है। इस वक्त जो बात तरमीम की जा रही है, देखिए तरमीम हमने बहुत सोच समझ के भी की। 18वीं तरमीम का बड़ा चर्चा है जी। लेकिन जब वो तरमीम हो रही थी हमने सारी तरमीम पार्लियामेंट से बाहर बैठ के की। बिल्कुल सारी पार्टियां, जिसके पार्लियामेंट में 3 नुमाइंदे थे उसका भी एक नुमाइंदा बैठा हुआ था, जिसके 100 नुमाइंदे थे उसके भी 2-4 नुमाइंदे बैठे हुए थे और सारे बैठकर आपस में कुछ अफवाह तफहीम कर रहे थे और पार्लियामेंट के अंदर फिर धड़ पास हो गई। कहा जाता है हमेशा कि तरमीम पास करने में आपने देर जल्दी क्यों की, इसमें बहस की जाती, पार्लियामेंट में गुफ्तगू होती लेकिन होती नहीं है। तरमीम इसी तरह पास की जाती है कि पहले कंसेंसस कर लिया जाता है और कंसेंसस करने के बाद भी पता चलता है कि इसमें बहुत से ऐसे नुक्ते रह गए हैं जो काबिल इतराज हैं। मसलन ये जो NFZ अवार्ड का मसला है कि हर साल आपको सूबों को ज्यादा पैसे मिलते जाएंगे, फिर सारा खर्च तो आपका वफाक पे पड़ रहा है और वफाक पे जो पड़ रहा है वो आपका डायरेक्ट भी वफाक पे देना है। आपके जो
ये डिफेंस है वो भी वफाक ने करना है, और उसके साथ आपकी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी वफाक ने बनाने हैं, और बहुत बहुत सी चीजें हैं, लेकिन काम सूबे करेंगे, और जी। सूबों के काम पे कोई नहीं है। हुँ, तय ये था कि सूबों का पैसा जो है नीचे जाएगा, हुँ। नीचे जाके वो बल्दियाती लेवल पे या हाँ किसी जी, शहरी हुकूमत के निचली सतह लेवल पर के लिए इख्तियारात चले जाएँगे। जी। हुँ, वो नहीं किया। हुँ, उसके लिए आपका कोई कोई मैकेनिज्म नहीं है। हुँ, सिर्फ ये कह दिया कि इलेक्शन होंगे, हुँ, लेकिन इलेक्शन कौन कराएगा? हर हुँ, सूबे का अपना आईन इसमें बन जाएगा, हुँ, हुँ, अपना कानून बन जाएगा, पैसा निजी सतह पे नहीं जाएगा, और पैसा करप्शन भी होती रहेगी, हुँ, तो उस पर चेक एंड बैलेंस का भी कोई सिस्टम मौजूद। हुँ, और बाकी दूसरी बातें आपने इशारा किया, तालीम का मसला ये नहीं है कि तालीम के हायर एजुकेशन तो अब भी वफाक देख रहा है, क्योंकि आपका पैसा वही देता हुँ, है, हुँ, 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 यूनिवर्सिटियों को ग्रांट वही देता है। हुँ। लेकिन ये है कि छोटी सतह पर भी तालीम का जो निज़ाम है, वहाँ भर्तियाँ जो है सिफ़ारिशों पर हो जाएँ, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और बिल्कुल सही है। अगर अच्छा स्कूलों में आपने सज्जाद मीर साहब 18वीं तरमीम का ज़िक्र किया, यही सवाल मैं अब्दुल्ला साहब के सामने रखना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब 18वीं तरमीम के बाद तो इख्तियारात अवाम तक नहीं पहुँचे। अब 27वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि इख्तियारात निचली सतह तक पहुँच जाएँगे, वो कमियाँ जो पहले रह गई हैं, वो पूर्ण हो जाएँगी और इस 27वीं तरमीम को आप कितना नागुज़ीर समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सज्जाद मीर साहब ने बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू की। देखिए, बात ये है कि 27वीं तरमीम के ऊपर जो बात हो रही है, या हुँ, 26वीं तरमीम या 28वीं तरमीम जो कि आएगी, असल मसला ये है कि ये तरामीम के बाद जो है आइन कहाँ खड़ा है? अगर उसके अंदर इतनी तरमीमें आएँगी, हुँ, तो ज़ाहिर है फिर उसका बुनियादी नक्शा और बुनियादी मकसद जो है वो फ़ौत हो जाएगा। और यही वजह है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज़ेशन की और निज़ाम की, जो निज़ाम की कमज़ोरी है वो कुल खिला के सामने आ रही है। अब यहाँ तक अवाम की बात है, अवाम के पास तो ना पहले इख्तियारात थे, ना अब रह गए, हुँ, क्योंकि आइन जो अपनी ओरिजिनल हैसियत में था, उसमें हुँ, अवाम के इख्तियारात थे, और वो डेमोक्रेसी जो थी वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल थी। सही। फिर ये डेमोक्रेसी बनी फॉर द एलीट, बाय द एलीट, ऑफ द एलीट, और अब ये माज़रत के साथ हुँ, फॉर द थीव्स, बाय द थीव्स, ऑफ द थीव्स। तो ये अब ये सिलसिला चलता जा रहा है। हुँ, ये देखिए ना, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। गरीब मुल्क होता तो इसकी अशराफिया अमीर ना होती और अवाम गरीब से गरीब तर ना होती। हुँ, फिर वो भी गरीब होती, अवाम भी गरीब होती, वो भी गरीब होते हैं। लेकिन 47% लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल में सोचने वाली बात है कि आखिर वो हुँ, लोग कौन हैं जो 500 बिलियन जिनके जो है स्विस बैंक्स में पड़े हैं, हुँ, और वो टोटल 300 लोग हैं जिनके 500 बिलियन पड़े हुए हैं। तो फिर अब आप मुझे ये बताइए कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है, ये यकीनन होना चाहिए। लेकिन आप देख लें कि हमारी कुरान करीम फुरकान हमीद जो है, देखें वो उसमें ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है। इस वजह से हमारे नज़रिए बड़े पुख्ता हैं। और इसी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि जो सहीफ़ा कुरान है, खुदा ना ख़ास्ता हमारा आइन, लेकिन अगर इसमें तरामीम करनी भी हैं, तो सही। आप देखें हुँ, आर्टिकल 227 की जो हुँ, बताई हुई हैं बुनियादी शिकें, हुँ, कि कुरान और सुन्नत से बालादस्त कानून नहीं बनेगा, हुँ, तो फिर आप उन शिकों को सामने रख के एक सॉफ्ट तरीके से हुँ, जो है वो आप तरमीमें ला सकते हैं। लेकिन हुँ, अगर आप ये रोज़ाना तरमीम लेंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं ऑन एयर भी ये बता रहा हूँ कि आपकी 28वीं तरमीम भी आएगी, सही। क्योंकि ये हुँ, एक हुँ, आपने इसको कानून को हुँ, मोम की नाक की तरह जो हुँ, है वो हुँ, हुँ, मरोड़-मरोड़ के उसकी बुनियादी शक्ल ही मस्त कर दी है। हुँ। सही। सज्जाद मीर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जब ये तरामीम होती हैं तो कंसेंसस जो है वो पार्लियामेंट के बाहर ही हो जाता है, फिर जब तरामीम हो जाती हैं तो फिर याद आता है कि ये चीज़ें रह गई थी। जिस तरह से इशारा किया आप अब्दुल्ला साहब ने कि इस तरमीम के बाद और तरामीम भी आएंगी। सर, अगर तरामीम पे तरामीम आएंगी तो फिर आइन कहाँ पे स्टैंड करता है? हर आने वाली हुकूमत अपने हिसाब से अपने ईज़ के लिए तरामीम करती रहेगी, तो आइन की हैसियत कहाँ है फिर? नहीं, अब्दुल्ला साहब ने बहुत दुरुस्त बात कही है। हुँ, तरामीम पे तरामीम हम करते जाते हैं, सही। और उस वक़्त जो मसलियत होती है उसके हुँ, तहत करते जाते हैं। हुँ, आइन के बुनियादी तकाज़े नहीं हम ज़हन में रखते, हुँ, और इस वजह से हमारा आइन कहीं से कहीं पहुँच गया है। हुँ, वैसे तो जब ये आइन बन रहा था, अब 73 का आइन मैं कह रहा हूँ, हुँ, बल्कि 72 का आइन भी मैंने हुँ, बनते देखा है। उन पूरे दिनों में मैं इस्लामाबाद हुँ, में था, क्योंकि हमारा पर्चा बंद था, और मेरे सर पे सारी ज़िम्मेदारी थी, और मैं उन दिनों में वहीं था।
मैंने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज था वो भी। सही। 72 का आइन, सारा तकरीरें हो रही हैं मार्शल लॉ की हमायत में, अवामी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हमायत में, जो भुट्टो साहब उस वक्त थे, उसकी हमायत में तकरीरें हो रही हैं, उनकी पार्टी मेंबर कर रहे हैं कि अचानक भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया कि ये आइन मान लो, जिसे मैं 72 का आइन कह रहा हूँ, 1 साल के लिए, और मुझे सदर मान लो, उसके बाद मैं 1 साल के अंदर अंदर हम आइन बना लेंगे। और इस अरसे में 73 के आइन 1 साल की पूरी जद्दोजहद जो है वो हुई, और जिस तरह वो आइन बना, लोगों को उठाकर बाहर फेंका गया, क्या नहीं किया गया, किस तरह कंप्रोमाइज किए गए, ये भी मेरे सामने है। और उस आइन में ये बात थी कि असेंबलियां जो हैं वो लीडर को एक सिंपल मेजॉरिटी से चुनेगी, मगर इस बार अगर अपने लीडर को निकालना होगा, वजीर आजम को निकालना होगा, यानी भुट्टो साहब को निकालना होगा, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। सही। हर एक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी मसले के लिए हर जगह बहुत कुछ किया है, और आइन पास होते ही दूसरे दिन ही जो थी वो पहली तरमीम आ गई, और जिसमें और करते करते अब हम 27वीं तरमीम तक पहुंच चुके हैं। अच्छा सजाद मीर साहब, अगर हम पॉइंट्स की बात करें जो अभी इनिशियली डिस्कस किए जा रहे हैं कि इस तरमीम में क्या क्या होगा, आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से जजेस के तबादले का इख्तियार, कौमी मालियाती कमीशन NFC में सूबाई शेयर के हासिल करना, तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, तालीम और बहबूद आबादी की वजारतों की वफाक को दोबारा मुंतकली, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मौजूद डेडलॉक का खात्मा। अपेरेंटली ये लग रहा है कि वाकई ये सब कुछ होना बहुत नागुज़ीर है, लेकिन सवाल ये है कि ये तरामीम अगर हो भी जाती हैं तो क्या इन पे बाकायदा तौर पर अमल होगा या नहीं होगा? देखें, ये तरामीम जो है इस वक्त क्योंकि एक डेडलॉक पैदा हुआ है, उनको सॉल्व करने के लिए की जा रही है। इसलिए नहीं की जा रही कि पाकिस्तान की रियासत का तकाजा ये है या हुकूमत का तकाजा ये है, मतलब पाकिस्तान का ये जरूरत ये है कि इस तरह की तरामीम की जाए। ये जो है आईनी अदालत, ये अजीब लगता है इस वक्त इस प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में, लेकिन जब ये मिसाक जमहूरियत हुआ था उस वक्त तय किया गया था कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी। सही। अच्छा, जब ये तय किया गया था तो कुछ लोगों ने कहा था, एतराज किया था कि ये आप सुप्रीम कोर्ट की पावर को जो है वो आप सलब कर रहे हैं या उसको अलग कर रहे हैं, लेकिन बताया गया कि किन किन मुल्कों में ये मौजूद है और इसके होने से क्या फायदे होते हैं। हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक हो तो हर चीज अपने एक बेहतरी की तरफ भी जाती है और कुछ फायदा ही पैदा करती है। ऐसी सूरत में इंतजार इस बात का है कि किसी ना किसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़े। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने कहा अच्छा आईनी अदालत नहीं तो आईनी बेंच बना दो। अब क्या अदालतों का हाल हो गया, जजेस अदालतों में बैठे रह रहे हैं, तो खुदाबद ऐसी हो रही है आपस में कि इख्तियार का झगड़ा पैदा हुआ है। ऐसी सूरत में कौन सा अदारा बाकी रहेगा? जब अदलिया का ये हाल हो जाएगा, मैं नहीं कहता कि इसमें सारा कसूर अदलिया का है, मैं नहीं कहता कि इसमें एग्जीक्यूटिव ने अपना काम नहीं दिखाया, मैं नहीं कहता कि किसी एस्टेब्लिशमेंट ने का, लेकिन अदलिया ने भी तो कमाल किया हुआ था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। से कुछ ऐसे फैसले कर दिए। अब्दुल्ला साहब, 27वीं तरमीम विफाक की मजबूती साबित होगी या फिर सूबाई सतह पर एक खतरा होगी और इससे मजीद केओस क्रिएट होगा विफाक और सूबों के दरमियान? देखिए, केओस तो क्रिएट हो चुका है ना। आप देखें कि अभी जैसे सजाद साहब फरमा रहे थे कि इससे आप मुझे ये बताइए कि इस टाइम पे अदलिया कहाँ खड़ी है, यानी कि जज जो हैं, इतने मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो अपना ही केस लेके अदालतों में जा रहे हैं। क्या ये अच्छा पैगाम जा रहा है? क्या अदलिया बटी हुई नहीं है? क्या इससे जो अदलिया के बटने से नुकसान जो है वो क्या पाकिस्तान के एक आम आदमी को नहीं हो रहा? क्या पाकिस्तान के आइन को नहीं हो रहा? पाकिस्तान की जो एक स्ट्रक्चर है उसको इसका नुकसान नहीं हो रहा? दूसरी जानिब जो है हमेशा जो है बड़ी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन वही बात यह है कि आपने जो असेंबली जिसमें आपका, मेरा, सजाद साहब का, दीगर लोगों का पैसा लगा हुआ है और हमारे टैक्स पेयर मनी से ये सारा चल रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका काम है आइन साज और कानून साज असेंबली। अब जो कानून साज असेंबली है वो पहली बात यह है कि अगर डिबेट ही ना कराए
तो फिर आप मुझे बताइए, चाहे वो मामला हो गजा के वो हवाले से, अभी ये जो भी हमने दो रियासती जो बात कर रहे हैं और जी। मेरे ख्याल में अमन की तरफ ही ले जाना चाहते हैं, बेहतर नहीं था कि इसको हम असेंबली में डिस्कस करते? अच्छा, असेंबली में और क्या चीज डिस्कस होती है मुझे बताएं। अगर ये चीजें नहीं डिस्कस होनी, आईनी तरामीम को डिस्कस नहीं करना, अगर आपने इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस नहीं करना, तो फिर क्या असेंबली में जो है वो एक दूसरे का इस्तेहकाक मजरू होने के ऊपर वही बातें डिस्कस करनी है? कि ये देखिए ना, असेंबली का भी कसूर है। ये लोग तब आपस में बैठते हैं जब इनके माल पानी का मामला हो, जब इनके जो पर्क्स जो हैं उनके अंदर असेंबली की बात करें अब्दुल्ला साहब, तो हम ऑपोजिशन के किरदार की भी बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन का किरदार आप या रोल कहां देखते हैं इसमें? ऑपोजिशन का कौन सा रोल है आप मुझे बताएं। ये वही ऑपोजिशन नहीं है जिनके 29 बिल एक दिन में पास हो रहे थे अपर और लोअर हाउस से, और ये कह रहे थे खुद उस वक्त के वजीर आजम जो थे, बानी चेयरमैन जो थे, वो कहते थे कि बगैर इंटेलिजेंस इदारे के मैं ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए। तो ये असेंबली है। इसका मतलब यह है कि निजाम का फेलियर हो गया है। आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि ये निजाम का फेलियर है? और मैं रोजाना बड़े बड़े सियासतदानों से मिलता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, हाजिर मिनिस्टर्स हैं इस टाइम पे जो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम। और इस फेलियर ऑफ द सिस्टम में जो मर्जी, चाहे आप हो या सजाद साहब हो, वो जाएंगे तो इस जौहर के अंदर जाएंगे तो आपके भी कपड़े खराब हो जाएंगे। मसला ये है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अवाम उन्नास के मामले के ऊपर जो है आप मुझे बताएं कि दुनिया के अंदर अभी, अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं, अभी इजराइल के अंदर ये मामला हुआ जब कैनेसेट में जब प्रेसिडेंट ट्रंप गए खिताब करने के लिए, तो दो बंदों ने, ये वहां असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने ये कहा कि फलस्तीन को तस्लीम किया जाए और उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया। आप मुझे बताएं कि ये असेंबली है? तो फिर ये किस किस्म की असेंबली है जिसने ना कोई डिस्कशन करनी है, ना इसने जो है खारजा पॉलिसी बनानी है, ना इसने दाखिला पॉलिसी बनानी है, ना इसने जो है वो अदलिया के हवाले से कोई पॉलिसी बनानी है। तो व्हाई वी आर पेइंग सो मच फॉर दिस असेंबली एंड व्हाट आर दे फॉर? अदलिया की हम बात करें सजाद साहब, 24 लाख मुकदमात ज़ेरे अल्तवा हैं। क्या आइनी अदालत के क़याम के बाद हमें यह लगेगा कि इंसाफ की फराहमी बहुत यकीनी हो जाएगी और बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा? इसके साथ साथ सर, अगर हम तालीम की बात करें तो क्या अगर जो तालीमी निज़ाम है, अगर ये सूबों के बाद विफाक के पास आ जाता है इसका कंट्रोल, तो आपको लगता है कि जो तालीमी बहरान है ये हल हो जाएगा? देखिए, दो सवाल आपने किए, दोनों इम्पोर्टेंट है। अदलिया का जहां तक मसला है कि मुकदमे हल हो जाएंगे, तो ये तरमीम उस मुकदमात के सिलसिले में तो बुनियादी नहीं है। सही। वो तो कोई काम का आदमी आएगा तो वो काम करना जानता होगा और काम कराना जानता होगा, तो काम आगे बढ़ेगा और मामला तय होगा। डंडा चलेगा अदलिया के अंदर भी, अदलिया पर साफ लफ्जों में कह देता हूँ। बैठे हुए हैं, तारीख दे रहे हैं, 20 तारीख दे दी, 40 दिनों की डेट दे दी, 6 मिनट डेट दे दी, लोग फौत हो जाते हैं और उसके बाद उनको कहते के रहा कर दिया गया। वो फांसी कोठरी में पड़े रहे सारी उम्र है, उसको फांसी हो जाती है और उसके बाद उनको रहा कर दिया जाता है। तो वो बात तो किसी ऐसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जिसको उस और सतह पे तय होना है, और उसमें जजों की तकर्री में क्या हम इतना कर सकते हैं इंतजाम कि जज इस सिलसिले में अपना रोल अदा कर सके। रहा तालीम का मामला कि तालीम निचली सतह पर आएगी, वो तालीम आना तो बेसिकली सूबों का मामला है। उसमें भी हमने अब फ्रेंचाइज देना शुरू कर दिया है। अपने प्राइमरी स्कूलों को भी हमने प्राइवेट पार्टनरशिप भी देना शुरू कर दिया है। इसके लिए जब तक बहुत स्ट्रिक्ट निजाम नहीं बनता, दुनिया में निजाम मौजूद है, कई तरह के निजाम मौजूद है, और ऐसे निजाम है जिसमें पब्लिक नुमाइंदे जो हैं वो कड़ी नजर रखते हैं। हमारा सिस्टम ही अजीब है, हम पैसे देते हैं तो वो नाम नहाद एनजीओ से पैसे खा जाती हैं। एक जमाने में मैं एनजीओ के खिलाफ बहुत बोला करता था और इनको मैं साबित किया करता था फिलोसफिकली भी और टेक्निकली भी कि ये फ्रॉड सिस्टम है और ये चल नहीं सकता। उन एनजीओ को सपोर्ट कर देते हैं, वो तालीम क्या देंगी, वो तो पैसे कमाती हैं।
ये बहुत से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आर्क ने ठीक है, यानी निगरानी चाहे विफाक करे या सूबे करें, जब तक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो हम वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जो हम एक्सपेक्ट करें। असदुल्ला खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। असदुल्ला साहब, हम 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं, कितनी नागुज़ीर है ये, और क्या इससे ये जो सियासी तनाव है विफाक और सूबों के दरमियान ये हल होगा और जो इख्तियारात हैं वो आम आवाम तक और निचली सतह तक पहुँच जाएंगे? देखिए, आपने कहा कितनी ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उसकी बका के लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हामिद खान साहब ने अभी 26वीं तरमीम के केस में जब इसकी समाअत हो रही थी तो एक नहीं बल्कि अकरम शेख साहब ने ये जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत को खौफ था कि कहीं जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात थे उसका ऑडिट ना हो जाए, तो उसके ऑडिट से बचने के लिए वो 26वीं तरमीम लेकर आए और उन्होंने अदलिया के ढांचे को इस तरह से तब्दील करना चाहा कि जिससे उनको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। अब 27वीं तरमीम में आप देखिए जो चीजें हमारे सामने हैं, जिसमें से एक आर्टिकल 200 में तब्दीली है, जिसमें जजों का तबादला उनकी मर्जी के बगैर कहीं भी किया जा सकता है। देखिए, आपने ये अगर फर्ज कीजिए तरमीम कर ली और हो जाएगी, नंबर पूरा है हुकूमत के पास, जब उनके जहन में ख्याल आ गया तो हो जाएगी, पीपल्स पार्टी को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा, मौलाना की अब जरूरत नहीं है, नंबर पूरा है। तो जब ये तरमीम हो जाएगी तो पूरे पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स के जजेस को एक पैगाम जाएगा और उनको पैगाम ये जाएगा कि देखिए, आपके सामने एक मुकदमा आया है, अगर इस मुकदमे में आपने हाकिम वक्त के खिलाफ फैसला दिया तो याद रखें कि आपको फिर लाहौर से उठाकर बलूचिस्तान भी भेजा जा सकता है। अगर आपने फैसला सही ना दिया या हुकूमत की मर्जी के मुताबिक ना दिया तो आपको इस्लामाबाद से उठाकर पेशावर भी डाला जा सकता है या खैबर पख्तूनख्वा के किसी और इलाके में भी भेजा जा सकता है या कराची भेजा जा सकता है। तो ये आपने एक पैगाम जारी कर दिया एक तरह से तमाम जजेस को कि आप फैसला करते हुए जरा जहन में रखिएगा। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बुनियादी उसूल के खिलाफ है कि आप जज के ऊपर ये तलवार लटका दें कि उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उससे उसकी मर्जी नहीं ली जाएगी, तो फिर वो कैसे आजादी के साथ फैसला कर सकता है। इसी तरह से आईनी अदालत का जो मामला है, आईनी अदालत के कयाम का मामला, देखिए हुकूमत आईनी बेंच बनाकर अपनी मर्जी के तमाम चीजें हासिल कर पा रही है और वो कर रही है जुडिशियल कमीशन के जरिए से। जुडिशियल कमीशन की जो तश्कील है या उसके अंदर जो नंबर गेम है, उसको आप साफ देखें तो आपको अंदाजा होता है कि उसमें हुकूमती मौक़िफ़ को अक्सरियत हासिल है और कोई भी आज तक ऐसा फैसला नहीं आया जुडिशियल कमीशन से जो हुकूमती मुफाद के या हुकूमती ख्याल के या हुकूमती नजरिए के खिलाफ हो। तो ऐसा कोई फैसला ना आने का मतलब यह है कि जुडिशियल कमीशन की तश्कील इस अंदाज में की गई है कि हुकूमत को वहां पर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अब इसी नुक्ते के तहत वो तमाम फैसले वहां से कराते हैं, चाहे वो जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो जजेस की ट्रांसफर हो, चाहे वो बेंच की तश्कील ऐसा लग रहा है कि अपने मुफाद के लिए ये किया जा रहा है और फिर ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस तरमीम के बाद मजीद तरमीम भी हो सकती हैं। ये जब 26वीं तरमीम आई थी उसके बाद से ये र्यूमर आ गई थी कि 27वीं तरमीम होनी ही होनी है। अब लेट्स सी कि आने वाला वक्त जो है वो क्या मजीद तरमीम की तरफ हमें लेके जाएगा या यही तरमीम जो होगी इससे आसानियाँ पैदा होंगी और वो रिजल्ट हासिल हो जाएंगे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर क्या चल रहा है, पुरानी जो क़यादत है और नई क़यादत है ये आपस में दस्तों गिरेबां है। जानेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अचानक से मुतहरिक हमें नज़र आए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ हमें दौड़ धूप करते हुए नज़र आए, कुछ मुलाकातें भी हुई। शाह महमूद कुरैशी से ख़ास तौर पे हम फवाद चौधरी साहब की बात करें तो वो ख़ासे मुतहरिक थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बानी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जो साबिका क़यादत वाला फार्मूला है उसे वो बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं खड़ा था वो अब पार्टी में कोई हैसियत नहीं रखता। सजाद मीर साहब, क्या वजह बनी कि साबिका क़यादत का जो फार्मूला था वो बानी पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया? क्या सही फैसला है ये? पहले तो ये तय ही नहीं है कि वो कोई फार्मूला लेके गए थे, वहां से तस्दीक आ गई है कि उन्होंने कोई बात की है शाह महमूद कुरैशी से, बाकी लोगों की तरफ से भी जी। और दूसरी बात है कि इनके क्रेडेंशियल क्या है, कोई इनका ना एहतराम अपनी पार्टी में है ना किसी दूसरी पार्टी में है कि एहतराम इनका पाया जाता है। ये मीडिया में रहने के लिए इनकी एक चाल है जो उन्होंने चली है और इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान ने भी जो कह दिया तो उसको ठीक है, इस मामले पे उसने दुरुस्त कह दिया कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहले दिन आके मुंह छोड़ के बैठ गए थे एक नई पार्टी में और दूसरे दिन जाके अब
कह दिया कि अभी ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने अभी शामिल हैं उसमें, तो इस तरह तो बात नहीं चलती ना जी। अच्छा सजाद मीर साहब, अगर बानी पीटीआई एतमाद का इजहार कर दें, क्योंकि फवाद चौधरी ने मुलाकात भी उनसे की थी, तो आपको लगता है कि पार्टी के लिए ये बेहतर होगा पुराने चेहरे अगर आए अपनी पुरानी सियासत को लेकर, जैसे फवाद चौधरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाती हैं, तो पार्टी के लिए कुछ बेहतरी आपको लगेगी? बेहतरी देखें, ये सच्ची बात तो ये है कि इमरान खान किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। शाह महमूद कुरैशी पहले रहा होके आए थे और आके इमरान खान को मिले थे और मुंह लटका के वापस आ गए थे। सही। बल्कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था, मैं बात कई बार कह चुका हूँ, इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि नंबर 2 पोजीशन ना दे। वो किसी भी अहम आदमी को जो है पार्टी के अंदर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हुआ करता। असद उमर वगैरह जो थे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन गए कि गैर सियासी लोग थे। वो सियासी लोगों से डरता है कि वो सियासत आ जाएगी और मैं सियासत जानता नहीं हूँ, जब मुझे एक तरह का मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो इमरान शाह महमूद कुरैशी कोई बात को मानेंगे भी नहीं, उनको आगे आने भी नहीं देंगे और टसल यही चलती रही है। और सही। अब्दुल्ला साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मफाहमत या मज़ाहमत, जो भी हमें हुक्म देंगे बानी पीटीआई होगा वही। अभी मफाहमत की ज़रूरत है या मज़ाहमत की? और ये जो साबिका हमें लीडर सामने आ रहे हैं, फवाद चौधरी नज़र आ रहे हैं, साथ साथ दीगर जो अपेरेंटली कोशिश कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को रिहा करवाएं, क्या स्टेटस है इनका? देखिए, ये लोग इररेलेवेंट हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर डाउट्स क्रिएट हो गए हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, क्योंकि उनके मुतल्लिक भी ये है कि वो एक डील करके बाहर आए हैं, और ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब के मुतल्लिक तो मेरे ख्याल में बात करना ही जो है उसका ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, दे आर स्ट्रगलिंग लीडर्स, ये सेल्फ क्लेमेंट लीडर्स हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती जो है वो मनवाना चाहते हैं कि लीडरशिप है। सिर्फ जैसे सजाद साहब ने कहा, लेकिन क्या सिर्फ ये इसी पार्टी के अंदर है? बाकी जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, क्या उनके अंदर किसी को आने दिया जाता है? क्या ये हकीकत नहीं है कि बिलावल साहब से और मरियम साहिबा से बहुत पुराने लीडर्स मौजूद हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे और बड़े जो है वो, लेकिन यहाँ एक मौरूसियत का निज़ाम है। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है कि तहरीक इंसाफ में वो आपको नहीं नजर आता, लेकिन अभी आप देखें जिस तरह से अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें एक्टिव हुई हैं, आप मुझे ये बताइए कि इसकी क्या वजह है? क्योंकि क्या अलीमा खान साहिबा को कोई पार्टी के अंदर ओहदा है? क्या उनको कोई मैंडेट दिया गया है? और अगर मैंडेट दिया गया है तो किस हैसियत में दिया गया है? ये तमाम बातें। लेकिन असल बात यह है कि आप देख लीजिए कि इस टाइम पे जो सुहेल खान आफरीदी को लाया गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अपनानी है, आपने मफाहमत नहीं करनी। और फिर वो ये कहते हैं कि जी हमारी मफाहमत सिर्फ और सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से होगी। स्टैब्लिशमेंट जो है वो डीजीआई एसपीआर 3 दफा मेरे ख्याल में, तो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुका हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बातचीत होगी वो हमारे से नहीं होगी, बल्कि हुकूमत वक्त के साथ बात होगी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप मुझे ये बताएं कि ये तमाम बातें जो हैं ये सिर्फ मेरे ख्याल में और फिर एक और बड़ा इसके अंदर एस्पेक्ट है और वो है फंडिंग का। तहरीक इंसाफ में क्योंकि बहुत सारे लोग, ठीक है असदुल्ला साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। असदुल्ला, फवाद चौधरी हों, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब हों, अब असद उमर ने भी कहा है कि बातचीत तभी मुमकिन हो सकती है या रिहाई तभी मुमकिन हो सकती है अगर मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से मफाहमत की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। क्या यही वजह है कि साबका क़यादत का फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया है बानी पीटीआई ने? देखिए, इसमें मसला क्या हुआ पहले इसको समझे ना आप। जब महमूद मौलवी साहब और फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब तीनों मिलकर मुलाकातें करने के लिए गए हैं, तो इससे फौरी तौर पर तासुर ये उभरा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजा गया कोई वफ्द है और ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। खास तौर पर जब महमूद मौलवी साहब शिरकत करेंगे इस वफ्द में, तो फिर जाहिर है तासुर तो यही लिया जाएगा। और उससे क्या प्रॉब्लम हुआ? उससे एक प्रॉब्लम ये हुआ कि पीटीआई के कारकुनों में भी फौरी तौर पर एक रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि दर्जा हरारत इस सतह पर चला गया है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कि यहाँ पर जो भी
इस तरह की पैगाम रसानी करता है। यानी आप देखें ना, ये तो पीटीआई के लोग अब नहीं रहे, तो जो पीटीआई के अपने लोग थे, अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ, उनसे भी अपने कारकुनों को यही शिकवा पैदा हुआ कि ये एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर क्यों जाते हैं और ये कोई डील कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे क्यों हैं। उसी दबाव की वजह से बैरिस्टर साहब को काबीना में भी नहीं रखा गया। तो ये तासुर पैदा हो जाने की वजह से ही आप देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फौरी तौर पर अपने वकील के जरिए इस पर वजाहतें जारी करवाई। सलमान राजा साहब भी कह रहे हैं कि मुझे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भाई मेरे ईमा पर यह मुलाकात नहीं हुई। हाँ जी। वो ये क्यों कह रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ये तासुर ना चला जाए कि मैं कोई डील कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने भी जो आप हवाला दे रही हैं कि उन्होंने कहा कि भाई इनको इनकी कोशिशों की जरूरत नहीं है, वो अगर इन्होंने कहा है तो क्यों कहा है? इसलिए कि वो किसी डील का तासुब नहीं देना चाहते। तो चूंकि हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये नेक नियति के साथ की जाने वाली मुलाकातें नहीं है, यकीनन फवाद चौधरी साहब यही चाहते होंगे कि टेम्परेचर नीचे आए, मामला आगे की तरफ बढ़े और डेडलॉक खत्म हो, असीरान की रिहाई हो, हुकूमत को तहरीक इंसाफ मार्जिन दे और तहरीक इंसाफ को हुकूमत मार्जिन दे, यकीनन वो ये चाहते होंगे। लेकिन इसके नतीजे में कुछ जो डील का तासुर उभरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तासुर को तकवीत देना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा। इमरान खान साहब आज तक जो 2-2.5 साल से जेल काट रहे हैं, वो इसीलिए काट रहे हैं और वो डील इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको सियासी तौर पर कोई नुकसान ना पहुंचे। और ठीक है ना, डील कर रहे हैं ना मोहम्मद की बात कर रहे हैं, बल्कि मज़ाहमत को ही वो हवा दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी को अपॉइंट करना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी और वाज़ेह मिसाल है। और फिर सुहेल आफरीदी का जो एटीट्यूड है, शॉर्ट आंसर सर, फिर ब्रेक पे जाने। असदुल्ला साहब जी, देखिए, अगर आप पिछले 3-4 दिन को गौर से देखें तो सुहेल आफरीदी साहब के लबो लहजे में वो सख्ती नहीं है जो उससे पहले आपने देखी है। इसका मतलब यह है कि महसूस होता है कि वहां पर भी कुछ ठहराव तो आया है, और ठहराव बिला वजह नहीं होता। मुमकिन है कि बीच में फवाद चौधरी साहब जैसे मेहरबान मंजर आम पर आए बगैर कोई किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इसका हतमी तौर पर पता तभी चलेगा जब हमारे सामने ये बात आएगी कि सुहेल आफरीदी साहब की अगले 2 दिन में मुलाकात हो जाएगी। खासतौर पर जुमेरात मुलाकात का दिन होता है। अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये जो 2-3 दिन की खामोशी थी या 3-4 दिन में हमें हालात में कुछ नरमी दिखाई दे रही थी, बयानात में भी, उसका कोई नतीजा निकल आया है। और अगर जुमे से दोबारा से ऐसी ही बातें शुरू हो जाएं जैसी वो पहले कर रहे थे, तो फिर समझ लीजिएगा कि तहरीक इंसाफ, देखिए तहरीक इंसाफ को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। आप सजाद मीर साहब का और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है। जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे IR एक्सपर्ट, क्योंकि हम गज़ा की सूरत हाल पर बात करने वाले हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गजा एक बार फिर आलमी सियासत की मसलहतों की भेंट चढ़ने जा रहा है। ट्रंप का दावा कि सऊदी अरब इब्राहिमी माहदे में शामिल होगा, दरअसल फ़लस्तीनी जद्दोजहद के ताबूत में एक और कील है। जब बैतुल मक़दस लहू लहान है, तब अमन माहदों की बात दरअसल जुल्म को कानूनी लिबादा पहनाने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में आलमी फ़ौज की तैनाती की दरख्वास्त सवाल ये उठाती है कि क्या ये अमन की कोशिश है या कब्जे का नया तरीका। फ़लस्तीन के बच्चे, माएँ और मासूम जिंदगियां बैनुल-अक़वामी खेल का हिस्सा बन चुकी हैं। दुनिया की ताकतें अमन के नाम पर मफादात के सौदे कर रही हैं, जबकि गजा मलबे में दफन इंसानियत का नोहा बन चुका है। वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया अल्फाज से नहीं अमल से जवाब दे, वरना तारीख लिखेगी कि जब गजा जल रहा था, उम्मत सिर्फ तमाशा देख रही थी। इसी पे बात करने के लिए IR एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान फानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो ये सवाल कि सऊदी अरब का इब्राहिमी माहदे में शामिल होना, दरअसल ये फ़लस्तीनी कौज से दस्तबरदारी नहीं है? और अगर हम ये देखें कि अरब दुनिया भी इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार कर लेगी, तो गजा का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए जी, आपके इंटरव्यू में जैसे आपने बात की कि जिस तरह से दुनिया और मुस्लिम दुनिया इसके अंदर खामोश है, और कल मैं गुज़िश्ता रोज़ एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का सुन रहा था, जो ये कह रहे थे कि नाइजीरिया के अंदर जो क्रिश्चियन ईसाई हैं, उनकी बोको हराम जो ग्रुप है, वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप, वो उनकी एथनिक क्लिनजिंग कर रहा है। तो जो अमेरिका है वो इंटरवेन करेगा, मिलिटरीली इंटरवेंशन करेगा नाइजीरिया के अंदर जाके। तो मैं यही सोच रहा था कि एक तरफ जब क्रिश्चियंस के ऊपर, अगरचे वहाँ पे बोको हराम का जो मिलिटेंट ग्रुप है वो सिर्फ ईसाइयों को ही निशाना नहीं बना रहा, वहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं इस वक्त नाइजीरिया में, वहाँ पे मुस्लिम भी मर रहे हैं। उधर फ़लस्तीन के अंदर इजराइल जो है वो गुज़िश्ता 70 सालों से एथनिक क्लिनजिंग कर रहा है, और जो 2 मिलियन
मुसलमान और वहाँ पे फ़लस्तीनी अरब जो मौजूद हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो गजा का इलाका हो। और 10 अक्टूबर को ये डील अभी रिसेंटली जो अमेरिकन बैक डील हुई है वो हमारे सामने आई थी। और आज 226 अफराद जो हैं वो फ़लस्तीन में इजराइल के हमलों की नज़र हो चुके हैं, जो फ़लस्तीनी लोग हैं। और हमास जो है गजा के अंदर भी और वेस्ट बैंक के अंदर भी जो 5-6 अफराद जो हैं वो आज के दिन में इजरायली फोर्सेस का निशाना बने बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। उधर जो आपका सदरन लेबनान है, लेबनान इजराइल के जो हमले हैं वो इस वक्त जारी हैं। बता डॉक्टर साहब, अरब दुनिया की तो हमने बात कर ली, अब सवाल ये भी है कि अब ये जो बात हो रही है कि आलमी फौज अमन बहाल करेगी या इसराइली मफादात की मुहाफिज बनेगी, इससे क्या मतलब अखज़ किया जाए? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तश्कील का मामला है ना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 एक जो एग्रीमेंट किया था उसका वो हिस्सा है। और एग्रीमेंट जो है उसके अंदर हमें फ़लस्तीन महमूद अब्बास तो नजर आते हैं और बाकी जो उम्मत मुसलमान है वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स भी आपको नजर आते हैं। तो कल हमारा गुजर चुका है 3 नवंबर को टर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर एक बैठक हुई है, एक कॉन्फ्रेंस हुई है। 7 अरब मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे मिले हैं और वहाँ पे जो हकान फिदान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं टर्की के, वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैंडेट है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के पीछे नहीं होगा, ये जो फोर्स है वो एक मिथ है और उसको आप पाया तकमील तक इस ख्वाब को नहीं जो है वो पहुंच सकते। और पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, सर शॉर्ट आंसर दीजिएगा, अब क्या बात या पानी सर से ऊपर नहीं उठ चला गया? अल्फाज से नहीं कुछ बनेगा, अब अमली तौर पर कुछ करना होगा। देखिए जवेरिया, 70 सालों से हम पानी में डुबकियां ही ले रहे हैं। पानी ऊपर जाने के बाद भी एक माजी का हिस्सा बन चुकी है। अब जो हम 2 स्टेट्स की बात करते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन इस वक्त मौजूद नहीं है। 2 स्टेट सोल्यूशन इज द रिलीजन विच हैज नो फॉलोअर। ये एक अब ऐसा मजहब है जिसको कोई फॉलो करने वाला नहीं है। भाई किस इलाके में फलस्तीनी रियासत आपने बनानी है, किस आबादी को आप फलस्तीनी आबादी कहोगे, वहां पे हुकूमत अल फतह की होगी या हमास की होगी, कौन उसको करेगा? और इजराइल ये कह रहा है कि मैं इजराइल जो टर्की है उसको मैं स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर आने नहीं दूंगा। आज आप उनका जो अखबार है हैरत, उसको आप पढ़ लें, उसने ओपनली कहा है कि मैं इजराइल का जो इंक्लूजन है, हर चीज जो है उसमें एम्बिग्विटी मौजूद है। लेकिन मुस्लिम उम्मा को अभी होश के नाखून लेने होंगे और अपनी आंखें खोलनी होंगी, वरना तारीख लिखेगी कि जब गजा जल रहा था तो हम सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अपने मासूम बच्चों को, बहन भाइयों को जिंदा जलते देख रहे थे और मरते देख रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।